नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव सिंह शेखावत और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे चार धाम यात्रा और उसकी व्यवस्थाओं पर, और उन तमाम जो विभाग उनसे जुड़े हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है। शेखावत जी नमस्कार। महाराज जी, कोरोना की रोशनी में चार धाम यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह से यात्रा इस बार सरकार कराएगी? अभी सबसे पहले तो यात्रा का प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और कोविड-19 के संदर्भ में इस समय सब कुछ सील अप है। तो इस समय हम यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, पर निश्चित रूप में जो चार धाम हमारे हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो मंदिर हैं, इनके पट खुलेंगे। और इसमें कुछ 8 उप मंदिर भी आते हैं, छोटे मंदिर आते हैं जो इनके साथ ही खुलते हैं, तो उनको खोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया को जो 26 अप्रैल है, उसमें यमुनोत्री या गंगोत्री के पट खुलेंगे। हमारा ये मानना है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, हज़ारों वर्ष से जो परंपरा चलती आई है, उस परंपरा को जीवंत रखा जाए और उसी परंपरा के आधार पर और परंपरा को मजबूत करते हुए हम मंदिरों को खोलें। इसके लिए हमने रावलों को भी बुला लिया है। रावल भी लॉकडाउन में फंस गए थे, तो उनका भी क्वारंटीन होना बाकी है। तो क्वारंटीन होने के बाद और जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, तब वो पूजा करने के अधिकारी होंगे और पूजा कर पाएंगे, सक्षम होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराजा टेहरी ने तिथियों को रिवाइज़ किया है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कोरोना के संदर्भ में और कोरोना के संकट को देखते हुए उन्होंने इसको रिवाइज़ किया, तिथियों को रिवाइज़ किया। और जो वर्तमान में अब जो तिथि हैं, वो 15 मई बद्रीनाथ के पट 4:30 बजे प्रातःकाल खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे, और गाड़ू घड़े की जो परंपरा है, जिसमें सारी महिलाएं तिल से तेल निकालती हैं, वो परंपरा 5 मई को पूरी हो जाएगी और वहाँ से गाड़ू घड़ा जो है उसका प्रस्थान हो जाएगा बद्रीनाथ के लिए। तो ये हमारी रिवाइज डेट्स हैं और रिवाइज डेट्स के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि हम लोग, जो हमारे रावल लोग हैं, उनका क्वारंटीन भी पूरा हो जाएगा, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट भी जो है हमको मिल जाएगी। और हमारे जो केदारनाथ के रावल हैं वो ऊखीमठ पहुँच गए हैं, वहाँ वो क्वारंटीन में हैं। और हमारे बद्रीनाथ के रावल जो है मेरठ से चल चुके हैं और उत्तराखंड में प्रवेश कर गए होंगे, उनका भी क्वारंटीन होगा। तो हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आज की बड़ी खबर है और दूरदर्शन के माध्यम से सतपाल महाराज जी ने बताया कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं, उनकी खुलने की जो तिथि है उसमें बदलाव हुआ है। जो पहले निर्धारित तिथि थी वो अब नहीं होगी, उसके हिसाब से आगे तिथि होगी, जो 14 मई और 15 मई। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर है और दूरदर्शन के माध्यम से सतपाल महाराज जी ने बताया है। दर्शकों से आगे इस परिचर्चा में जाऊं, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये फ़ोन इन कार्यक्रम में कोई भी दर्शक अगर सतपाल महाराज जी से कोई सवाल पूछना चार धाम के मद्देनजर या किसी और के मद्देनजर, चूँकि तमाम विभाग उनके पास हैं, तो उसके मद्देनजर ही पूछ सकते हैं जब किसी की जिज्ञासा हो। फ़ोन नंबर मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूँ, 7579428047 7579428047। हमारा दूसरा भी एक मोबाइल नंबर है 7579428028 7579428028। तो कोई भी दर्शक जो इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री से जुड़ना चाहे वो अपना सवाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जब आप सवाल पूछें, अगर टीवी सेट के पास हो तो टीवी की आवाज़ बंद रखें, क्योंकि उससे आवाज़ डिस्टर्ब होती है। आप सीधा सवाल उनसे पूछेगा। महाराज जी, आपने बताया तिथियों में बदलाव किया गया, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो तिथि बदली गई है, एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया गया, क्योंकि दोनों रावल थे वो फंसे हुए थे और चूँकि क्वारंटीन उनका रखा गया ताकि कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं, उसके पीछे वजह ही रही है। मैं महाराजा टेहरी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये रिवाइज तिथियाँ हमको दी हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही पट खोले जाते हैं और ये उनका पुनीत दायित्व है कि वो शुभ मुहूर्त में हमें बताएं और पट खुलेंगे। तो आज वो मुहूर्त जो है, क्योंकि क्वारंटीन हो गया था और लॉकडाउन का हमें पालन करना है, हम ही अगर नहीं शीर्षस्थ मंदिर को लेकर के अगर हम सारे क्वारंटीन का पालन नहीं करेंगे तो जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। उसी के अंतर्गत महाराज टेहरी ने रिवाइज तिथियां हमको दी हैं, जो 14 केदारनाथ की तिथि है और 15 मई जो है बद्रीनाथ की तिथि है। और गाड़ू घड़े की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो जाएगी 5 से।
तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें क्वारंटीन भी हो जाएगी, सारे काम हमारे पूरे हो जाएंगे, लगता है कि मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो निश्चित रूप में ये हमारे जो पुराने मंदिर हैं ये खुलेंगे। उसके बाद आने वाले समय में हम लोग विचार कर रहे हैं, सभी से परामर्श कर रहे हैं, केंद्र को भी हम लोग जो है अपने सुझाव देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे दूतावास हैं, चाहे वो जापान में हों, चाहे इटली में हों, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में हों, चाहे वो अमेरिका में हों, उनसे भी हम सूचना मांगेंगे कि इन देशों के अंदर टूरिज़्म को कैसे वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन देश हैं कुछ तो, जहाँ की आप जानते हैं चर्च के अंदर सब बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के अंदर जब से हमने योगा शुरू किया तो आपको पता है योगा में योग करने के लिए लोग दूर दूर बैठते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हम लोग योगा करने में हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, पर चर्च में आप जब बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहता है। तो हम ये अध्ययन करना चाहेंगे कि विदेशों के अंदर किस प्रकार से वो चर्चों के अंदर किस प्रकार से अपने टूरिज़्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। तो वो सब मेजर्स के बाद मैं ये सोचता हूँ कि करीब 10 महीने के बाद टूरिज़्म गति पकड़ेगा और फिर से हमारी जो यात्रा जो है फिर से प्राणवान होगी। बिल्कुल, मैं सवाल आगे बढ़ाऊंगा। दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि एक कहीं कतिपय कारणों की वजह से देखा जाए कुछ लोग क्वारंटीन से बच रहे हैं या जांच से बच रहे हैं, तो उनको इससे प्रभावित होने चाहिए। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारी हमारी भी और सब आपकी सबकी भी है कि जो रावल हैं बद्रीनाथ के और केदारनाथ के, उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जब भी यात्रा गति पकड़ेगी वो आएंगे, ताकि किसी की सेहत पे कोई उसका फर्क ना पड़े, किसी को इन्फेक्शन, जिसको संक्रमण ना हो, उसके मद्देनजर बाकायदा एहतियात बरता गया है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दोनों रावलों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, और यात्रा का जो मुहूर्त था, जो निकला था तयशुदा मुहूर्त था, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ये मेरे ख्याल से सबके लोगों के बीच में जाना चाहिए। तमाम दर्शक से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप अपने आसपास के जो भी जहां जिम्मेदारी निभा सकते हैं इस चीज़ को लोगों में जाएं, ताकि एकजुट होकर सब इसका सामना करें। महाराज जी, चारधाम यात्रा पे उत्तराखंड की एक पूरी एक आर्थिक तंत्र टिकाऊ, एक पूरा सेगमेंट उत्तराखंड का है जो पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर है। पूरे साल का जो उनका चक्र है, आर्थिक चक्र, वो उससे चलता है। कोरोना की रोशनी में अब ये यात्रा शुरू होनी है, तो उसमें एक समय लगेगा मुझे लगता है गति पकड़ने में, तो लोग बड़े उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। सरकार किस रूप में इसको कंपनसेट? शेखावत जी, 3 चीज़ें तो हमें करनी होंगी। जो हमारा जो जीवन है और जीवन की दिनचर्या है उसमें 3 चीज़ तो हमको लानी होंगी। एक तो मास्क, एक सैनिटाइजेशन और एक सोशल डिस्टेंसिंग। ये जब 3 चीज़ हम लाएंगे तो इसके तहत जो हैं, जैसे कोई परिवार है, परिवार का ड्राइवर है, उनका अपना निजी ड्राइवर है, और वो मैं समझता हूँ कि उनका सैनिटाइजेशन भी हो चुका है और वो सब एक दूसरे को जानते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ सैनिटाइजेशन करके और उनकी कार को साफ़ करके उसमें से सारा इन्फेक्शंस को निकाल करके और निश्चित रूप में वो यात्रा कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर मास्क बहुत आवश्यक रहेगी, सैनिटाइजेशन बहुत आवश्यक रहेगा और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक रहेंगी, और ऐसे ही वाहन भी चलेंगे। और मैं समझता हूं कि इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और इस बीच में अगर आपके करीब साल भर में या 10 महीने में वैक्सीन आ जाती है तो निश्चित रूप से फिर तो हमारा जो टूरिज़्म है वो बढ़ जाएगा। जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, एक मतलब जो औपचारिक मुहूर्त जो भी है उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू होगी, किस तरह से सरकार का अपना प्लान क्या है या विभाग का अपना प्लान क्या है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट या उसको लागू किया जाएगा? तमाम जो श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु सिर्फ उत्तराखंड के पूरे देश और दुनिया से, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अपने जो विचार हैं वो हम केंद्र को भेजेंगे। अभी केंद्र ने सब लॉकडाउन किया हुआ है और कोई भी यात्रा नहीं चल रही है, और ख़ास करके जमघट लगाना, समूह इकट्ठा करना, इस समय उस पर निषेध है कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। केवल शादियों में करीब 10 आदमी अलाउड हैं और अंत्येष्टि के लिए 20 आदमी की परमिशन है। इसके अलावा भीड़ को इकट्ठा आप नहीं कर सकते हैं। पर निश्चित रूप में आने वाले समय में जैसे ही रिलैक्सेशन होता है आपके क्या कर्फ्यू के अंदर और चीज़ के अंदर, जनता कर्फ्यू के अंदर, तो निश्चित रूप में हम अपने विचार प्रेषित करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण बताऊंगा। एक कहानी हमारे उत्तराखंड में है, और वो कहानी ये है कि जब तिब्बत से लोग आते थे, व्यापारी आते थे, तो उस समय बीमारी का इतना भय होता था कि लोग दुगुड़ खड़े होकर के वहाँ से आवाज़ देते थे कि आपके गांव में कोई मरा तो नहीं है, कोई महामारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, कोई आपदा तो नहीं आई। जब उनको संतुष्टि हो जाती थी और उनको बता दिया जाता था कि भाई कोई बीमारी नहीं है,
तब वो प्रवेश करते थे गांव के अंदर। तो ऐसा तिब्बत के व्यापार में भी होता था। और आप जानते हैं कि अफ्रीका में जो लोग जाते हैं वो येलो फीवर का इंजेक्शन लगाते हैं, आपको अनिवार्य है इंजेक्शन लगाना। तो मैं समझता हूं कि ये हित के लिए है, लाभ के लिए है। तो इसी प्रकार से निश्चित रूप में ये क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। और जो सरकार ने कदम उठाए हैं उससे आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर हमने काफ़ी कुछ कोरोना पर नियंत्रण किया है। बिल्कुल, लेकिन महाराज जी, मेरा जो सवाल था वो ये था कि बहुत बड़ा सेगमेंट उत्तराखंड का है जिसमें जो पूरी तरह से चारधाम यात्रा पर टिका हुआ, उसका पूरा जो 3 या 4-5 महीने यात्रा चलती है, एक जो पूरे परवान पे होती है, तो उसका एक पूरा जो अर्निंग होती है तो उससे पूरा आर्थिक तंत्र हुआ। तो वो कहीं ना कहीं इस बार उत्तराखंड, हालांकि लॉकडाउन से पूरे देश में हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड चूंकि आप जानते हैं कि लोगों के एक सीमित अपने संसाधन रहे हैं, उत्तराखंड की परिस्थिति देश के बाकी हिस्सों से फर्क है। तो जो तबका प्रभावित होगा इस बार कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से। नहीं, आपका कहना ठीक है, बहुत बड़ा तबका इसमें प्रभावित होगा। हमारे तीर्थ पुरोहित प्रभावित होंगे, हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर है वो प्रभावित होंगे, होटल प्रभावित होंगे, हमने होम स्टे को बहुत बढ़ावा दिया वो भी प्रभावित होंगे। पर हम थोड़ा सा इस समय गाइडलाइंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, केंद्र के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम देश विदेशों को भी स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पर टूरिज्म के अंदर क्या कदम उठाए जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे उसको पूरा किया जाता है। अभी हाल ही में देख रहा था, मैं दुबई के अंदर और टर्की के अंदर देख रहा था, तो लोग दूर खड़े होकर के लाइन लगा करके एक एक आदमी दुकान के अंदर जा करके सामग्री खरीद रहा था। तो इस तरह की एक परंपरा हमारी बन जाएगी। और ज़मीन पर लिखा था कृपया सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो इस प्रकार से सबको हिदायत मिलेगी तो ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इससे हम सुरक्षित भी रहेंगे और मैं समझता हूं कि देश के अंदर कोरोना को हम कंटेन करके रखें। जो तमाम लोग हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा 4 अलग अलग धाम है, उसके अलावा तमाम जो उप मंदिर कहें या छोटे मंदिर हैं या दूसरे धार्मिक मंदिर हैं जिनमें और लोगों की आस्था है, तो क्या इनसे जुड़े हुए जो पंडा पुरोहित हैं, जो इनकी व्यवस्थाओं में लगे लोग हैं, उनसे बात इस बाबत सरकार कर रही है कि कोऑर्डिनेशन उनसे चल रहा है? क्योंकि एक स्थिति नहीं आई है और मेरे चैतन्य काल में और संभवतः आपके चैतन्य काल में बिल्कुल नई स्थिति से सामना हम लोग कर रहे हैं, तो उनसे क्या किसी किस्म का कुछ समन्वय चल रहा है? शेखावत जी, अभी किसी से समन्वय नहीं है क्योंकि टोटल लॉकडाउन है और इसमें हम लोगों ने कोई बातचीत नहीं की है। हम किसी को ज़्यादा कोई सपना नहीं दिखाना चाहते, हम यथार्थ को, जो रियलिटी है उसको देख करके आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र से जब हमें हिदायतें मिलेंगी, और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो मंत्री, कोविड के मंत्री देख रहे हैं, वो निश्चित रूप में हमसे परामर्श मांग रहे हैं और हमसे आइडियाज़ मांग रहे हैं कि आप बताएं। मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को एक ईमेल पे लिखा था कि दूरदर्शन का, टेलीविज़न का कार्यक्रम चल रहा है, इसका उपयोग हम शिक्षा जगत के लिए करें। हमारे बच्चे समय पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अगर टेलीविज़न का उपयोग शिक्षा को प्रसारित करने के लिए और बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनका नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारे डायरेक्शंस के अंदर आ गया है और ये आया है कि दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा के प्रसार के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से टेलीविज़न से शिक्षा अगर जाएगी तो मैं समझता हूं कि बच्चों को काफ़ी कुछ समझने और पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये जो समय है हमारा, जो हमारे क्वारंटाइन में बीता, घरों के अंदर बैठने में बीता, इसका उपयोग होगा। तो हमें एक सिस्टम ऐसा लाना होगा, टेलीविज़न टेलीकास्टिंग का सिस्टम ऐसा लाना होगा कि घर बैठे ही बच्चों को डिफरेंट श्रेणी बना करके उन्हें हम एजुकेट कर सकें और उन्हें शिक्षित कर सकें। बिल्कुल, दूरदर्शन पहले से दूरदर्शन का अपना एक रोल रहा है, क्योंकि जो सूचना और एक जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें दूरदर्शन चलता रहा और इस हालात की वजह से वो चीज़ और दोबारा एक नए रूप में लोगों के सामने आएगी। एक सुझाव था आपका, अच्छा सुझाव था, उसमें इम्प्लीमेंट भी हुआ है। माँ जी, जो इस चारधाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जैसे तो इस अगर यात्रा गति पकड़ेगी, देर से पकड़ेगी, इससे कोई नुकसान जो होने वाला है, कुछ एस्टिमेट सरकार ने किया? अभी हमने एस्टिमेशन नहीं किया क्योंकि हमारे ऑफिस नहीं खुले हैं, सारी फाइलें हमारी बंद पड़ी हैं और हम अभी जो उद्योग है, इसके होटल जो उद्योग है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है, उनसे हम संपर्क करेंगे, इसका निश्चित रूप में आकलन करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चारधाम ही नहीं, हमारे उत्तराखंड के अंदर एडवेंचर टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो मिरेकल्स जो हैं टूरिज़्म, जिसके अंदर कहते हैं सुपरनैचुरल टूरिज़्म, उसके बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है। उसके बाद ट्रैकिंग के बहुत बड़े पोटेंशियल हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छी वायु है, अच्छा जलवायु है, स्वच्छता यहाँ पर है, तो निश्चित रूप में हमारा पहाड़ जो है ट्रैकर्स को भी इनवाइट करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस समय चारधाम को
फोकस के साथ साथ हम और भी जो हमारा पोटेंशियल है और भी जो हमारे पास टूरिज़्म के विधाएं हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें। उसमें एडवेंचर टूरिज़्म आएगा, आपका लोकल कुजीन का आएगा, जिसमें हम अपना पहाड़ी खाना, कुमाऊनी खाना, गढ़वाली खाना हम लोगों को खिला सकते हैं, अपने पहाड़ी खाने का स्वाद चखा सकते हैं। जैसे हमारी कंडली की भुजी हो गई और मंडवे की रोटी हो गई, बहुत स्वादिष्ट भोजन है और जनता को इसको हम चाहेंगे कि जनता इसका स्वाद चखे। इसके साथ साथ कुमाऊनी रायता जो है बहुत टेस्टी रायता होता है, तो उसको भी हम चाहते हैं कि जो यहाँ का कुजीन है वो जनता के आगे रखें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा है, माउंटेन क्लाइंबिंग का ज़्यादा है, तो इसको भी हम खोलेंगे, इसको भी हम आगे प्रचारित प्रसारित करेंगे। हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बिल गाइस के साथ, मैन वर्सेस नेचर जो है, बहुत बड़ा मैन वर्सेस वाइल्ड करके कार्यक्रम हुआ। तो ये पोटेंशियल हमारे उत्तराखंड के अंदर है और मैं समझता हूँ इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे तो, क्योंकि लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। लोग यहाँ पर ब्रह्म कपालिक के अंदर निश्चित रूप में पिंड दान देने जाते हैं, पिंड करने जाते हैं। तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ भारत का हर व्यक्ति आता है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारे भगवान के कार्तिकेय स्वामी जो एक जगह है, कार्तिकेय का मंदिर है, और कार्तिकेय जिस समय पूरे पृथ्वी की दौड़ लगा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी को प्रधान बना दिया गया है, गणपति बना दिया गया है। तो अपनी माँ से उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने पुत्र के वात्सल्य में उसको श्रेष्ठ बना दिया है और मैं तो पृथ्वी का भ्रमण करके आया, तो आपने तो मेरी तरफ देखा नहीं। तो माँ से बड़े क्रोधित हो गए और अपनी जो शरीर था वो माँ को अर्पित कर दिया और एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके, कार्तिकेय स्वामी वहाँ जगह है, वहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। तो वो केवल कंकाल में आ गए और उनका अस्थि पिंजर था, तो उसको कार्तिकेय स्वामी कहते हैं। उसके बाद वो यहाँ से साउथ चले गए, जहाँ पर वो सुब्रमण्यम के नाम से, कार्तिकेय स्वामी के नाम से जाने जाने। तो ये ऐसे स्थल हैं जहाँ दर्शन करने लोग आएंगे ही आएंगे। और अगस्त मुनि हमारे यहाँ हैं, जहाँ की ये प्रसिद्ध कथा है कि अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सारे समुद्र को उन्होंने पान कर लिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े नेविगेटर थे वो, उनको रेखांश अक्षांश का ज्ञान था। मैं जब इंडोनेशिया गया तो बड़े बड़े मंदिरों में मैंने अगस्त मुनि की मूर्ति देखी। मैंने पूछा उनसे कि भाई यहाँ पर कैसे ये मूर्ति लगाई है। उन्होंने कहा साहब हमारे इंडोनेशिया में जो हिंदू धर्म आया उसको लाने वाले अगस्त ऋषि हैं। तब मेरी समझ में आया कि अगस्त ऋषि बहुत बड़े नाविक थे, और जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता तो हम कहते हैं यार इसने किताबें घोट के पी ली हैं। इसका मतलब ये होता है कि समुद्र को पी लिया माने बहुत बड़े नेविगेटर थे, और वो इंडोनेशिया जाकर के उन्होंने वहाँ पर हिंदू धर्म के बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए जो आज भी देखने को मिलते हैं। तो आज वो अगस्त मुनि जो है उनके नाम से सुशोभित है। और वहाँ की एक कथा है कि अगर अतिवृष्टि हो रही हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो मुनि जी की डोली निकालेंगे तो वर्षा रुक जाएगी, और बारिश ना हो रही हो फिर आप डोली निकालेंगे तो वर्षा होने लग जाएगी। तो ऐसा प्रभाव इन स्थानों का है, और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के माध्यम से इन चीज़ों को अगर हम जनता तक पहुँचाएंगे तो जनता निश्चित रूप में इन स्थानों का दिग्दर्शन करने आएगी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो लोग सतपाल महाराज से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो ये फ़ोन इन भी कार्यक्रम है, इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर में एक बार फिर दोहरा दूँ, मोबाइल नंबर है 7579428047, 7579428047। एक दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428028, 7579428028। महाराज जी, टूरिज़्म पर आना चाहूँगा। चारधाम की हमने बात की है, पूरा समर सीज़न, चूँकि शुरुआत मार्च के बाद समर सीज़न की शुरुआत होती है, जून की छुट्टियाँ होती हैं, हालांकि इस बार तो लॉकडाउन में सारा वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो एक पूरा जो समर सीज़न है, जो टूरिज़्म का जो पीक सीज़न, मेन सीज़न कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कोरोना के वजह से प्रभावित होने जा रहा है। निश्चित रूप में मैं इसको मानता हूँ, और ये हमको थोड़ा सा इसमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे हम करें, और हमें थोड़ा सा ग्रुप टूरिज़्म की तरफ भी देखना पड़ेगा, जिसको हम एलीट टूरिज़्म कहते हैं, या हम उसको अब ये बोलेंगे कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए टोटल सैनिटाइजेशन हो जाए, लोगों के सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका के अंदर जो जाते हैं तो उनको येलो फीवर का इंजेक्शन लगाना पड़ता है और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर टेस्टिंग के बाद
और लोगों के पास इस चीज़ का प्रमाण पत्र हो जाए कि भाई वो नेगेटिव उनके अंदर है और कोई कोरोना नहीं है, तो इस प्रकार से टूरिज़्म को गति मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर केंद्र सरकार के ऊपर हम निर्भर हैं इस समय, और केंद्र सरकार हमें दिशा निर्देशन देगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है। इस समय फैक्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया गया है, उद्योग की तरफ ध्यान दिया गया है। जो हमारे डेली वेजेस के मजदूर हैं उनके लिए कहा गया है कि भाई मनरेगा को खोला जाए, लोकल काम को खोला जाए, लोकल उद्योग को खोला जाए। तो ये प्रायोरिटी है और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी भी यह है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर वो लॉकडाउन नहीं कर सका, क्योंकि उनके यहाँ है कि भाई आप जॉब्स करो, पैसा कमाओ और पैसा खर्च करो। तो उनकी कम्युनिटी के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहा। परंतु मैं देख रहा हूँ कि विदेशों के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, तो हम भी उसका ध्यान रखते हुए टूरिज़्म को थोड़ा सा गति दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो यह है कि बुलंदियों पर तो नहीं जाएगा, पर निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि और हमारा जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है वो भी थोड़ा डिस्काउंट्स देगा, फैसिलिटी देगा, डिस्काउंट देगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ है कि जो चिकित्सा जो होती है, आयुर्वेद की चिकित्सा और मेडिकल टूरिज़्म है, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लोग अपना वज़न करने के लिए, वज़न कम करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो मेडिकल टूरिज़्म है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। और बहुत से जो हॉस्पिटल जो हमारे होटल्स हैं उनको भी मेडिकल टूरिज़्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें लोग पैसा भी देते हैं और लोग चाहते हैं कि एक कमरे में रह करके अपनी हम डाइटिंग करें और हम चिकित्सा कराएं। बिल्कुल। महाराज जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, नाम बताइए अपना। मैं रोशन लाल बोल रहा हूँ सर जी। रोशन लाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा सतीश कुमार है बेंगलोर में। जी हाँ, बोलिए। हाँ, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में होटल में नौकरी करता है वो। हाँ 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 हाँ, होटल मालिक वहाँ है नहीं अभी तक। जो कल तक उनके पास राशन था खाने के लिए, राशन खाली हो गया। बेटे का फोन आया था, पापा कि मेरे लिए कुछ पैसा भेजो यहाँ। हाँ तो बोलिए। हम तो घर में मैं बेरोजगार आदमी हूँ, खुद ही घर में परेशान हूँ। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे उसकी। जी हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए और मैं मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराऊंगा। जो सहायता हो सकेगी स्टेट की तरफ से हम लोग आपकी करेंगे। जी, मेरा नाम रोशन लाल। हाँ बिल्कुल। सल्या। धन्यवाद रोशन लाल जी, आप हमसे जुड़े। महाराज जी, ये समस्या बहुत लोगों की है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर या और काम असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो एक उनकी जो फंसे हुए हैं, जो नहीं आ पाए लॉकडाउन से, वो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। हाँ शेखावत जी, आज ही सवेरे मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और मैंने उनको बताया कि कोटा में भी बहुत से लड़के फंसे हुए हैं। हम लोग सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पता लॉकडाउन है और इंटरस्टेट भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमारे जो नेपाली हैं मज़दूर, वो हमारे धारचूला की तरफ फंसे हुए हैं। और मेरी बातचीत हुई वहाँ के विधायक जी से भी, उन्होंने कहा साहब बहुत लोग यहाँ फंसे हुए हैं, नेपाल इनको एंट्री नहीं दे रहा है। तो हमने कहा आप रखिए, उसके बाद जैसे ही रिलैक्सेशन होगा 3 के बाद, तो निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि भारत नेपाल मैत्री और भी मजबूत हो और हम पूरी सहायता करेंगे। इस समय उन लोगों को सारा खाद्यान्न दिया जा रहा है और हम लोगों ने देखा कि वहाँ लोग वो गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। तो निश्चित रूप में मनोरंजन भी हो रहा है, पर हमें चिंता यह है कि वो अपने यथावत जाएं। एक की डेथ हो गई थी किसी की फैमिली में, तो उस व्यक्ति को जाने का अनुमति दी गई। नेपाल के अंदर थोड़ा सा आपको पता है कि चिकित्सा व्यवस्था कम है, तो हम नेपाल को भी सहयोग देना चाहते हैं। तो नेपाली हमारे देश में रह करके उनकी हम सब प्रबंध कर रहे हैं। इस समय सबको देखना होगा कि इतने हमारे पास संसाधन नहीं हैं, फिर भी मदद की जा रही है और हम लोग चेष्टा करेंगे निश्चित रूप। बिल्कुल, नेपाल और हमारा रोटी बेटी वाला संबंध एक पारंपरिक तौर पर रहा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, लक्सर हरिद्वार से। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर जो लोग राज्य में जिलों में इधर उधर फंसे हुए हैं उनको तो सर सरकार घर पहुंचा सकती है ना सर? इसके लिए आज मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मैंने उनसे आग्रह किया और जैसे ही लॉकडाउन के जो नियम है वो जैसे ही हमारे थोड़ा ढीले होंगे तो ये काम कर दिया जाएगा। हम लोग चिंतित हैं खुद ही कि लोग घरों से दूर हैं और उनकी व्यथा हम जानते हैं। सर बसें चालू कर दी जाएंगी इस पे? है जी, बसें चालू कर दी जाएंगी। बसें नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ये केंद्र सरकार के जो नियम हैं
उन्हीं के डायरेक्शन पे जो कुछ होगा उनके डायरेक्शन पे होगा, उनसे हम डायरेक्शन लेकर के ही करेंगे। लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, अकेले हैं जो लोग, उनका रहना मतलब एक महीना लगभग हो गया ना सर, घर से दूर, अपने फैमिली से दूर। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 तारीख के बाद काफी कुछ रिलैक्सेशन हुआ है और 3 के बाद भी होने जा रहा है। आपको पता है ये लॉकडाउन है, घर से दूर हैं। लॉकडाउन का मतलब ही यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो दूर रहें और कोई भी बीमारी ना फैले। तो आज मैं समझता हूं कि जब ये हमारा कोरोना वायरस कुछ हद तक कंटेन होगा तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपकी समस्या का निदान होगा। बिल्कुल। अमोन, जितनी हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, नहीं, इस दुख में आपके साथ हम खड़े हैं, हम आपकी व्यथा जानते हैं। स्वयं मेरे पास कोटा से और आपके अहमदाबाद से और राजस्थान से जगह जगह से फोन आ रहे हैं। अभी ये फोन आया, बेंगलोर से आया, तो निश्चित रूप में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पर ये केंद्र के डायरेक्टिव को ही हम मान रहे हैं, उनकी जो डायरेक्शन होगी उसी का पालन हम करेंगे। बिल्कुल। अमोन, जितनी हमारे पास कॉल्स आई हैं, पहले भी आती हैं, जो पहले इस तरह के कार्यक्रम रहे, तो सबके एंग्जाइटी इसी तरह की रही है। लेकिन महाराज, इसमें एक चीज़ निकल के आती है, जैसे पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ से एक जैसे बच्चों को लाने की बात हो रही है, तो वो लोग पूछते हैं अक्सर इस चीज़ को कि हमारे ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा है। इस पर आगे सवाल करूंगा, लेकिन कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, मैं पुष्कर सिंह पटवाल मसूरी से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल क्या, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये था सर, एक तो जैसे मैं होटल लाइन में काम करता हूँ मसूरी में, और यहाँ पर ESI हॉस्पिटल है हमारा, तो एक तो जैसे यहाँ पर BP की मशीन नहीं रहती उनके पास, एक टेम्परेचर नापने के लिए भी नहीं रहती है, कभी बुखार वगैरह आ जाता है कभी किसी को, क्योंकि यहाँ पर फ्लू की बड़ी समस्या होती है। थर्मल स्कैनर की जो कीमत थी वो 1300-1500 रुपए थी, अब वो कम से कम 8000 से ऊपर हो गई है, वो बड़ा स्केर्स हो गया है। मेरे भी क्षेत्र एकेश्वर के अंदर वो मांग कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से मुझे एक मिल पाया, तो मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर। थर्मल स्कैनर की प्रॉब्लम है पर मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि जो मौसमी बुखार या कभी सिर दर्द हो जाता है या जुकाम खांसी हो जाती है उससे बचें और डॉक्टर को बताएं कि क्या है, क्योंकि कोरोना का और इसका फर्क है। तो जो मौसमी कभी हम जुकाम खांसी हो जाता है उससे निश्चित रूप में बचें और उसकी दवाई ले लें और उसको ये कोरोना का संक्रमण ना समझें। तो डॉक्टर से पहले बातचीत कर लें। ऐसा बाहर के मुल्कों में किया जा रहा है कि डॉक्टर का परामर्श लेकर के वो दवाई बता रहे हैं। कोरोना का जब अगर इनके अंदर मतलब वो सिम्टम्स हों जिसमें स्वाद का ना होना, सूंघने का क्षमता का वो लोप हो जाती है, आदमी सूंघ नहीं पाता है, और कोरोना के सिम्टम्स अगर होते हैं तब ये डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल। जो सवाल वो बीच में कॉल आ गई थी, वो सवाल मेरा ये था कि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, अब वहाँ पे जैसे प्रोसेस हुई है कि तमाम जो बच्चे, जैसे कोटा का आपने जिक्र किया था, कोटा से हम बसेस भेज जा रही हैं, तो हम जैसे लोग संपर्क करते हैं, जो वो कहते हैं साहब वहाँ हो रहा है, वो एग्जाम्पल देते हैं कि साहब वहाँ हो रहा, हमारे क्यों नहीं। हालांकि कोरोना से बचने का बेस्ट तो एक वही है कि जो जहाँ वहाँ रहे, एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो तो फैक्ट है, लेकिन एक एंग्जाइटी लोगों के अंदर एक स्वाभाविक है। फिर वो लोग आज मेरे बातचीत हुई है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस दिशा में कदम उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ समस्या कोटा की जो आपने बताई है ये नहीं रहेगी। बिल्कुल। सतपाल जी, 2013 में एक बड़ा प्रकृति मतलब एक कैसे ना कुदरत तांडव अपना दिखाया था, जब वो केदारनाथ जल प्रलय आई थी, एक बहुत बड़ी आपदा, इस सदी की सबसे बड़ी आपदा आई थी। उसके बाद चारधाम यात्रा में एक थोड़ा सा बदलाव आया था, उसका जो रेगुलेशन था थोड़ा सा बदला था, या उसका जो ऑपरेशन बदला था, लोगों की एक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और थोड़ी सी प्रोसेस हुई, टोकन सिस्टम शुरू हुआ था। तो उस हालात ने, उस विडंबन ने एक नई शुरुआत की थी तत्कालीन सरकार जो रही थी। आज देशव्यापी समस्या वो कोरोना के रूप में आई है, तो ये बिल्कुल उससे उलट दूसरे किस्म की है। इसमें बिल्कुल एक डिस्टेंस की बात आ रही है। हम धार्मिक लोग हैं या कैसे उत्सव धर्मी हम लोग हैं, या बहुत उत्साही लोग भी हम कह सकते हैं, या जज्बाती लोग भी कह सकते हैं। ऐसे 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 हालात में जो आज बिल्कुल एक बदली परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति है, तो उसमें वो इस चुनौती को हम किस रूप में आगे नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा, आपने बहुत अच्छा किया ये जो आपने केदारनाथ की त्रासदी का उल्लेख किया। मैंने अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से इसके पूरी जांच कराई और पूरा इसका मैंने एक रिव्यू लिया। उसमें जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो इसरो के हमारे वैज्ञानिक थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि भाई आप हमारे जो सिंचाई कर्मचारी हैं और हमारे जो सिंचाई के वैज्ञानिक हैं उन्हें बताएं कि चोटियों पर जो हिमपात होता है वो किस गति से पिघल रहा है, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं वो हमारे जो बर्फ़ के ग्लेशियर बनते हैं और पहाड़ पर जो हिमपात होता है उसी से जो है वो सिंचित होती हैं और वहाँ से चलती हैं। जितना हिमपात होगा उतना धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा
और हमारी जो हाइड्रो पावर के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारी बिजली बनती रहेगी। अगर बहुत तेज़ वर्षा होती है तो पानी बह कर निकल जाता है और हमारा पावर जनरेशन में ज़्यादा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने हमें बताया कि ये तो पहले ही एक टूट गया था, एक ग्लेशियर टूटा, और दूसरे को भी उन्होंने बताया। पर मेरा कहने का मतलब कि ग्लेशियर्स की और हमारे जो चोटियाँ हैं बर्फ़ की, इसका स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो सके। अब इस त्रासदी के बाद आपने देखा होगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे केदारनाथ में आए, पहली पूजा पहले दिन वो आए, उनकी बड़ी आस्था थी, और जब हम वहाँ पर थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिक्रमा की और हमको बताते रहे कि यहाँ से जो है पूरा मंदिर का आप फ़ोटो खींच सकते हैं। बहुत कुछ जानकारी उनको थी, और वो मैं समझता हूँ कि रामबाड़ा में बैठ करके उन्होंने वहाँ तपस्या की, साधना की, और एक उन्होंने बहुत हमारे केदारनाथ को बहुत आगे उसका प्रचार प्रसार हुआ पूरे देश के अंदर, लोगों ने समझा। उसके साथ साथ लोग इतनी यात्रा में आने लगे कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो है उससे भी ज़्यादा लोग आने लगे। मैं समझता हूँ स्थान की, धार्मिक स्थान की, हमारे शहर की, हमारे गांव की एक कैरिंग कैपेसिटी है। उससे जब ज़्यादा आएंगे तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसीलिए हम लोगों ने 4 धाम देवस्थानम जो बोर्ड का गठन किया है वो इसीलिए किया है कि कैरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ाएं, अवस्थापना उसमें और भी सुविधाएं पैदा करें। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का जो है गठन किया है, और उसके लिए हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसी पुरानी परंपराएं उसी के तहत काम हो रहा है। पर हम आगे भविष्य में चाहेंगे कि हम सैनिटाइजेशन के पक्ष को भी, डिसइंफेक्टेंट के पक्ष को भी, और इस प्रकार से जो आदमी स्वस्थ मानव है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के साथ साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। पर केंद्र सरकार की अनुमति हमें चाहिए, उनका दिशा निर्देशन चाहिए, उसी के तहत ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। एक कॉल हमारे साथ आ रही है। मैं गुजारिश भी अपने दर्शकों से करूंगा कि स्पेसिफिक सवाल जो 4 धाम है या पर्यटन है या सतपाल महाराज जी के बाद कुछ दूसरे विभाग हैं, चाहो तो उन पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मसलन लघु सिंचाई है और सिंचाई और लघु सिंचाई है तो उस पर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्लीज़ रखिएगा उसमें। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आवाज़ सुन पा रहे हैं? जुड़े नहीं है, वो जुड़े नहीं है। चलिए, जैसे संपर्क हम दोबारा बात करेंगे। महाराज जी, आपने देवस्थानम बोर्ड की आपने बात की, मैं उसी पर आना चाह रहा था। उसको लेकर कुछ सवाल भी थे, कुछ आशंकाएं भी थी, एक पूरा विरोध भी उससे पहले हुआ था। आप जानते हैं सब चीज़ मतलब पब्लिक डोमेन में। उसकी व्यवस्था क्या होगी, उस पर कई तरह के सवाल थे, शंकाएं थी। अब ये दूसरी एक स्थिति हमारे सामने आ गई है, तो क्या जो बोर्ड वजूद में तो आ चुका है तकनीकी तौर पे, लेकिन अभी ऑपरेशनल जो उसको फेस करना वो उससे पहले की आ गई है? अभी स्थिति यह है कि इसमें मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके हक, हकूर, दस्तूर बरकरार रहेंगे, और वो देखेंगे कि जो हमने कहा है हमारी सरकार वो करेगी। इसमें किसी के भी अधिकारों का हमने हनन नहीं किया है, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। मैं समझता हूं कि कभी कभी वो समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यमुनोत्री के अंदर ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है, भीड़ बहुत आती है, रास्ता बड़ा विकट है, उसको भी मैं समझता हूँ ठीक करना है। और हम थोड़ा जो हमारे यहाँ जो 4 धाम की यात्रा बढ़ रही थी उसके मुताबिक हमको संसाधन भी पैदा करने थे, और उसमें चाहे रोपवे हो चाहे और चीज़ें हों, उनको भी हमने कैपेसिटी को बढ़ाना था। तो ये देखते हुए थोड़ा सा लोगों को ये था कि भाई हमारे अधिकार जा रहे हैं, पर किसी का कोई अधिकार नहीं जा रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो उनको धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा, और इस समय जो है हम चाहते हैं कि सभी का सहयोग मिले, और जो डोली जाएगी, चाहे वो यमुनोत्री की डोली जाए चाहे माँ गंगा की डोली जाए, वो बहुत सीमित मात्रा में छोटी डोली जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है, ये भी ख्याल रखना है कि 144 लगा हुआ है और 144 को हम तोड़े नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जमघटाप नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी परंपरा है उन्हीं को हमने पूरा करना है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद 4 धाम यात्रा चलेगी, और मैं समझता हूँ कि सभी को रोजी रोटी का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। केदारनाथ यात्रा से जो केदारनाथ जो त्रासदी थी उससे पहले एक सवाल हुआ करता था कि जो तमाम जो आपदा प्रबंधन है ये इस तरह के सब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कुदरत ने सवाल ये छोड़ दिया था कि अगर हम अपनी पे इस तरह से आ जाएं तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन उस वक्त उस त्रासदी से उभरे, सबका एकजुटता रही है, तमाम चाहे वो सरकार तत्कालीन रही हो या बाकी और लोग, सबने अपनी भूमिका निभाई थी।
आज जो चैलेंज हमारे सामने है इस कोरोना की रोशनी में, जो आज जो चैलेंज है वो बिल्कुल अलग किस्म का चैलेंज है। ये वो चैलेंज है जो बिल्कुल भारतीय जनमानस को कहते हैं ना, बिल्कुल एक 360 का एक बिल्कुल एंगल लेने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपको डिस्टेंस करना है, और वो भी धर्म के मामले में। आपको लगता है कितना मुश्किल होगा? शेखावत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कुछ परंपराएं आज सारी दुनिया में मानी जा रही हैं, और भारत एक विश्व गुरु का रोल जो है निश्चित रूप में अदा कर रहा है। अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि हम लोग हाथ मिलाते हैं, कोरोना का संक्रमण हो रहा है, अरे हिंदुस्तान से सीखो, वो नमस्ते करते हैं। और हम जब हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं तो दूसरे की अंदर जो परमात्मा है उसको हम नमन करते हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि भारत से सीखने की आवश्यकता है। प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि भाई हाथ मत मिलाओ, नमस्ते करो, तो उन्होंने खुद ये करके दिखाया। आपने देखा होगा श्वेतांबरी जैन जो हैं वो मुंह पे सफ़ेद पट्टी लगाते हैं। मास्क करने की परंपरा है। हमारे यहाँ यह है कि साबुन नहीं है तो मट्टी से हाथ धो, तो इस प्रकार के धोने की परंपरा है। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे समाज में हैं, थोड़ा सा हमको इसका और ख्याल रखना होगा। और निश्चित रूप में अगर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, इसका ध्यान हम रखेंगे, और मास्क का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, तो फिर से हमारा टूरिज्म गतिमान हो। सवाल जवाब शुरू करूं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं इसमें पूछ रहा हूँ, जैसे बीपीएल और अंत्योदय के लिए तो राशन अभी उपलब्ध हुई है ना? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसमें जो एपीएल है उसके लिए उपलब्ध नहीं है। नहीं, एपीएल को भी मिला है, बीपीएल को भी मिला है, अंत्योदय को भी मिला है, और इस समय जो है जो डेली वेजेस वाले हैं उनको भी हमने दिया है। आप बता दीजिए कहां पर एपीएल को नहीं मिला है, मैं पूरा अभी निर्देश देता हूं। आप बता दीजिए कहां नहीं मिला है एपीएल को। जो अभी आ रखे ना राशन, उसमें एपीएल के लिए बोल रहे थे ना? जी हाँ, जी हाँ। कौन सी जगह पे नहीं मिला है बताएंगे आप? जगह का नाम बताइए जहां की आप दिक्कत बता रहे हैं। इसको मैं सर मंडल महामंत्री से आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है, ठीक, करवाइए, जरूर जरूर करवाइए। ठीक, पूरी सहायता होगी, आपकी चिंता ना करें, आपके साथ खड़े हैं हम लोग। ये जो कोरोना के बाद जो स्थिति होगी ना, जैसे कहते हैं 2 वर्ल्ड वार हुए थे, अभी तीसरा वो जवान लद के बंदूक का या मिसाइल्स का वार होगा, अभी इस तरह से परिस्थितियाँ हमारे सामने बनेंगी। इसमें जो भारतीय समाज है, चूँकि आप धर्म प्रवचन से भी जुड़े हुए, तो मैं उस लिहाज से एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक जो मनोदशा लोगों की है, एक जो सोशल चीज़ें, उससे आपसे करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक जो टर्न हमें लेना पड़ेगा, बिल्कुल दूसरे रूप में लेना पड़ेगा। भारतीय समाज का जो एक धार्मिक दृष्टिकोण है, जो उसका एक माइंडसेट है, उसमें बिल्कुल बदलाव करना पड़ेगा। संभव है? नहीं तो इसको कैसे संभव किया जाएगा? नहीं, ये निश्चित रूप में संभव है, क्योंकि हम लोगों में ऐसे संस्कार हैं कि जब कोई भी विपदा हम पर पड़ती है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बैसाखी का बहुत बड़ा उत्सव होता था, हमने सब कार्यक्रम जो हैं बंद कर दिए हैं, और इंटरनेट के ज़रिए और हम टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को अपना संदेश दे रहे हैं, लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा समाज जो है इतना जागृत है कि निश्चित रूप में, और आने वाले समय के अंदर ये चुनौती का भी हम लोग सामना करेंगे। अच्छे नेतृत्व हमारे देश जो अच्छे नेतृत्व के पास हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, बेस्ट पॉसिबल वो हमें नेतृत्व दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम दुनिया का अध्ययन करेंगे, और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि मैं डिफेंस का भी चेयरमैन रहा हूँ, तो WHO को थोड़ा हमें पहले गाइड कर देना चाहिए था, जो उन्होंने बाद में पेंडेमिक डिक्लेयर किया है कि यह है। परंतु भारत को हम निश्चित रूप में, आपको पता है कि हमारे यहाँ वैक्सीन लगती है, BCG की वैक्सीन लगती है टीबी के लिए, तो उसकी भी इम्यूनिटी हमारे अंदर है। तो हम लोग हल्दी खाते हैं, मसाले खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। और भारतीयों का भोजन जो होता है वो हमेशा स्वच्छ भोजन होता है, फ्रेश फूड होता है। हम लोग जंक फूड और फ्रोज़न फूड नहीं खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप रहती है। और निश्चित रूप में आयुर्वेद हमारे साथ है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे सी बकथॉर्न है, तो वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ सर, उत्तरकाशी से। जी शैलेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी सर, माननीय मंत्री जी को प्रणाम। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मंत्री जी, हमारा सवाल है, हम क्योंकि चार धाम पर्यटन उद्योग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं,
हाँ। तो चूंकि अभी सरकार की जो चारधाम यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो यात्रा शुरू करने के लिए कोई गाइडलाइन या कोई प्लान बना रही है? और साथ में अगर यात्रा नहीं स्टार्ट अभी हो पाती है तो किस तरीके से होटल इंडस्ट्री को हमें जो हमारी EMIs है, हमने जो लाखों रुपए का लोन लिया है विभिन्न बैंकों से, उनके लिए कोई छूट का कोई प्रावधान है? हमारे बिजली पानी के खर्चे हैं सर, हमारे सीवर टैक्सेस है, हमारे PCB कंट्रोल बोर्ड के टैक्सेस है सर, तमाम तरह के टैक्सेस। और किस तरीके सर हम अगर यात्रा इस टाइम पर सुचारू नहीं हो पाती तो 1 साल का टाइम हमें फिर अगले साल यात्रा मिलेगी सर। तो किस तरीके से इस टाइम का जो पूरा सीजन रहेगा सर, उसके लिए हमारे इतने खर्चे हैं, उसके लिए कोई सरकार के पास कोई प्लान है? किस तरीके से हमें एक आर्थिक पैकेज आप लोग देने का कोई प्लान बना रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो समस्याएं बताई हैं, ये समस्या पर हम चिंतन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत कर रहे हैं कि इस समय जो होटल इंडस्ट्री है उसका साथ हमें देना चाहिए। उनका बड़ा नुकसान हुआ है और निश्चित रूप में उस नुकसान की जो भी इसके लिए हम मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। और अभी केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो उस पर लॉकडाउन लगा हुआ है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने हमारे भी सुझाव मांगे हैं, वो भी आप लोगों से लेकर के हम लोग निश्चित रूप में प्रेषित करेंगे। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो निश्चित रूप में हम लोगों को राहत मिलेगी और आप लोगों की समस्या मैं मुख्यमंत्री जी के आगे रखूंगा और वो ऊंचे तौर पर जो है सरकारी तौर पर निर्णय लेंगे और आपको राहत देंगे। बिल्कुल महाराज जी, जैसे आज से कुछ रिलैक्सेशन कहीं या मोहलत केंद्र सरकार ने दी, एक नई एडवाइजरी जारी की थी कि जो लॉकडाउन सेकंड है उसमें 20 तारीख के बाद कुछ हम रिलैक्सेशन देंगे, वो आज से शुरू हो रहा है। तो सरकार ने कुछ चीज़ें तय की, क्या उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि सरकार कोई भी सरकार है वो एक पूरे देश के लिए बनाती है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति जैसे मैंने पहले कहा कुछ मामलों में अलग हैं। पर्यटन की अगर मैं बात करूँ तो पर्यटन में कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैकिंग है, उसमें ऑलरेडी सोशल एक डिस्टेंसिंग मतलब पहले से रही है और एक वो बड़ा कह सकते हैं ना कि एक बहुत डिसिप्लिन्ड एक एडवेंचर है। तो क्या उत्तराखंड अपनी तरफ से कोई सुझाव ऐसा है, कुछ सबमिशन केंद्र को देगा ताकि अगली कोई मोहलत आए तो उसमें वो एक यूनिफॉर्म पूरे देश के लागू हो? शेखावत जी जो केंद्र के मंत्री जो हमारा कोविड-19 को देख रहे हैं और पूरा हमसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको मैंने कहा कि हमारे 9 जिले हैं, खासकर जो हमारे सीमांत जिले हैं जिसमें हमारा चमोली आता है, उत्तरकाशी आता है और रुद्रप्रयाग आता है, और उधर हमारा पिथौरागढ़ और आपका बागेश्वर और चंपावत आ गया। तो ये हमारे ज़िले कोरोना फ्री हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। और ये जो हमारे करीब 9 ज़िले हैं जो इन्फेक्शन फ्री हैं, वहाँ पर जनजीवन को सामान्य हमें करना चाहिए और धीरे धीरे उसको गतिमान करना चाहिए ताकि लोग आपस में ट्रैवलिंग शुरू कर दें। हमारे कहीं ऑफिसेज हैं, कहीं पर होटल्स हैं, कहीं पर ढाबे हैं। तो इस प्रकार से मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक दुकान खोल के एक दुकान बंद रख करके ऑल्टरनेटिव ऑड एंड इवन करके इस तरह से भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मंडे को कुछ खुल जाएं, ट्यूसडे को दूसरी खुल जाएं, वेडनेसडे को दूसरी खुल जाए। तो इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करते हुए हम लोगों को थोड़ा सा जनजीवन को सामान्य करना चाहिए। वैसे भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम चाहते हैं कि लोगों का आना जाना चालू हो, उसमें निश्चित रूप में हमारे ये मंदिर भी आएंगे, यहाँ भी लोग जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इससे भी जो बाहर के लोग अंदर जाना चाहेंगे वो कैसे जाएंगे। तो हमने ये कहा है कि पूरा एक ओवरऑल व्यू बना करके, पर इस समय क्योंकि अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा है और केंद्र सरकार का ध्यान इंडस्ट्री को वाइटलाइज करने का है कि इंडस्ट्री रिवाइटलाइज हो, इंडस्ट्री फिर से काम पर उतरें, लोग खाली ना बैठें और हमारा जो लॉस हो रहा है उसको हम कम करें। और लोगों को तनख्वाह दी जा रही है और काम नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से चलाने के लिए सरकार ध्यान दे रही है और बहुत अच्छी बात है। उसमें हम जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो भी सैनिटाइजेशन करेंगी और सबका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? सर चंद्र सिंह नेगी, पोखड़ा ब्लॉक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सवाल कीजिए। सर हमारे यहाँ बरसुन देव करके मंदिर है। हाँ जी हाँ। लेकिन पर्यटन का क्षेत्र तो तभी बनेगा सर जब उधर आवागमन का भी कोई साधन होगा। 3 किलोमीटर पहले रोड का सैंक्शन हुआ था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। जी हाँ। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से जो कहना चाह रहे हैं बरसुंडा देवता का उन्होंने बात कही है। वो सवाल उनका रोड का सैंक्शन हुआ था 3 किलोमीटर, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। उसके लिए अभी फंड्स नहीं मिले होंगे, पर फंड्स मिल जाएंगे तो रोड को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।
उस समय रोपवे की बरसुंडा देवता जो उन्होंने कहा है, हमने रोपवे की बात कही थी तो लोगों ने रोपवे को इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमको पैदल मार्ग चाहिए, हमें रोपवे की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप में उसका अलाइनमेंट कटेगा और उसके लिए बजट का प्रावधान चाहिए, तो बजट का प्रोविजन हो जाएगा तो रोड बनेगा। मुझे एक महाराज जी सवाल फिर बढ़ाऊंगा, लेकिन एक दोबारा से हमारे साथ को जोड़ रहे हैं। बताइए, आपने नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं। पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज गूंज रही है। मेरा नाम कृपाल सिंह नेगी। जी नेगी जी बताइए। मैं सोमेश्वर अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ। अपना प्रश्न पूछिए। एरिक के माध्यम से जनवरी में वो बेल्जियम गया। अपना सवाल आप लगातार पूछिए, पूरी बात पूरी कीजिए। और बेल्जियम में यूनिवर्सिटी बंद होने से वो 18 मार्च को वापस दिल्ली आ गया जी। और दिल्ली आने के बाद वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहा होटल में, और अभी वो आइसोलेशन में टेम्परेरी व्यवस्था पर रह रहा है। जो वो टेंशन में है वो वापस नहीं आ पा रहा है यहाँ, तो उसको लाने की व्यवस्था या हम कर सकते हैं, हमें इजाजत मिल जाए या वहीं से कोई व्यवस्था हो जाए। आपके बेटे कहाँ है अभी? अभी वो दिल्ली में है। दिल्ली में। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लें और परमिशन लेकर के आप उसको ला सकते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखें और अपनी परिस्थिति बताएं कि भाई वो वहां पर काफी उसका मन नहीं लग रहा और वो वहां रह नहीं पा रहा है, दिक्कतें हैं, तो आप परमिशन लेकर के उसको लाने का वो प्रयास हो सकता है। आपको ये एप्लीकेशन खुद ही लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद उनकी जिज्ञासा थोड़ी शांत हुई, लेकिन वो सबकी एक समस्या, वो जाहिर सी बात है, परमिशन लेकर के कर सकते हैं वो परमिशन, क्योंकि कॉमन सबकी एक वो जो भी फंसे हुए हैं तो वो मनोदशा बिल्कुल समझी जा सकती है, वो एक भावनात्मक चीज़ है। महाराज जी एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि अब ये तो फैक्ट है कि कोरोना कंट्रोल हम कर लेंगे, क्योंकि भारतीय समाज की खासियत रही है कि वो हमेशा एकजुट रहा है, और खासतौर पर जब विपदा की स्थिति होती है, विपत्ति होती है, वो सब लोग सारी चीज़ छोड़कर एक साथ खड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारी हमारे अंदर रही है, भाव है हमारे साथ। तो अब आगे चल के हमें पूरी जो बदलाव करना है, उस बदलाव के लिए सरकारों को भी अपना मनमाना तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो नीतियाँ चली आ रही तो उस नीतियों को बदलाव करना पड़ेगा। उस लिहाज से कुछ चिंतन चल रहा है? निश्चित रूप में सरकार चिंतन करेगी और ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, और इसमें निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि ऐसे कैमरे भी इंस्टॉल किए जाएंगे जो इंफ्रारेड से डिटेक्शन करेंगे, और जहाँ पे ये पाया जा रहा है कि आदमी आदमी से सटने जा रहा है तो वहाँ पर वो कोई ना कोई संदेश निकल के आएगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ काम रोबोट्स भी कर सकते हैं, मशीनें भी कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। जैसे अपने हवाई जहाज में देखा होगा, जब एयरपोर्ट पे हम जाते हैं और लोग आ रहे हैं तो उसमें किसी को बुखार हो तो वो इंफ्रारेड में डिटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जितना मैक्सिमम ले सकता है। एक कॉल हमारे साथ जुड़ा, मेरे ख्याल से आखिर समय भी हमारे पास उतना ही होगा। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विनोद नेगी बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं विनोद नेगी बोल रहा हूँ, पोखरा ब्लॉक कोलाघाट से। जी नेगी जी, सवाल बताइए। नेगी जी बोलिए। महाराज जी नमस्कार, मैं विनोद नेगी बोल रहा हूँ। नमस्कार नेगी जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना के समय आपने पूरे उत्तराखंड में जिस तरह उसके लिए पूरा उत्तराखंड का समाज पूरी आपको धन्यवाद देता है। सवाल आपका क्या? सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा है कि हमारा जो पोखरा ब्लॉक में कोलाघाट में बरसुंदेव धाम है। जी हाँ बोलिए। माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा था कि छोटी छोटी जगह को वो पर्यटन के स्तर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो पहले आपने बोला था कि रोपवे के माध्यम से बरसुंदेव धाम को जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में ना सड़क गई वहां पर और ना भी रोपवे का कुछ है, तो इसके बारे में आप जरा बताइएगा सर। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि रोपवे के बारे में जब हमने कहा था तो हमारे पास लोगों के विचार आए। उन्होंने कहा साहब आप हमें सड़क दीजिए, रोपवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोपवे ज्यादा कॉस्टली बैठता है। तो निश्चित रूप में बजट का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, और आपके रोपवा जो है, आपका रोपवे की जगह आपकी सड़क बनेगी। और वो बरसुंडा जो है उसकी बड़ी मान्यता है और वहां काफी लोग जाते हैं, और उसको पहले भी डेवलप किया गया है, आगे भी उसको डेवलप किया जाएगा, और निश्चित रूप में सड़क बनेगी तो वो और भी जो हमारे पर्यटन मानचित्र पे आ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। महाराज जी, क्योंकि इस प्रोग्राम का समय मेरे ख्याल से वाइंड अप होने जा रहा है, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी सबसे आखिर में लोगों से क्या आप संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, मिलकर के हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना है। एक राष्ट्र एक ध्वज एक आत्मा, इस रूप में हम करेंगे, और निश्चित रूप में जो हमारी सरकार के जो उनका जो निर्देश है उसका पालन करें,
तभी हम एकजुट होकर के इस कोरोना जैसे महामारी से हम लड़ सकते हैं। हमारे देश के अंदर ये परंपरा रही है कि जब शक्ति को सारे देवताओं ने शक्ति दी, ताकत दी, आयुध दिए, तो वो एक महाशक्ति के रूप में खड़े होकर के रक्त बीज का वध किया। ऐसे ही भारत माता खड़ी होगी। हम सब एकजुट होकर के भारत माता को ताकत दें और भारत माता इस कोरोना रूपी महिषासुर को समाप्त करेगी, यही हमारी कामना है। आइए एकजुट होकर के भारत माता की रक्षा करें और भारत माता को ताकत दें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने दूरदर्शन के लिए समय निकाला। तो ये थे उत्तराखंड के पर्यटन और धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने बड़े उसका तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। एक बात जो महत्वपूर्ण आई है वो ये थी कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के रावल यानी मुख्य पुजारी, जिनके देखरेख में पूरा धार्मिक अनुष्ठान होता है वहाँ पे, उनको क्वारंटीन किया और उसकी वजह से उसकी तारीख आगे बढ़ाई गई, यानी मुहूर्त दोबारा बदला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा आम आदमी, हम कोई भी, चाहे वो उत्तराखंड के हो, बाहर के हो, इससे एक प्रेरणा लेंगे, ये इसको उस रूप में सकारात्मक रूप समझेंगे। अगर कहीं किसी किस्म की अज्ञानता है या कहीं डर है तो ये सबके लिए है। डिस्टेंस मेंटेन करनी है, स्वास्थ्य पहले चीज़ है, धर्म आस्था अपनी जगह है। तो इस तरह से सब लोग उसका पालन करेंगे। कोरोना से डरिए मत, भागिए मत। आप उससे कहीं सिम्टम है, कोई लक्षण है, अपने पास के पास जाइए और उसको दिखाइए। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका पालन करेंगे। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी। नमस्कार।